हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। मेरा नाम वैशाली राय है और मैं आपका लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की टीम है जो एमपीपीएससी व्यापम और टीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करवाती है। अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम वैशाली राय है। मैंने बीबीए एंड बीपीएड किया है बीएसएस कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। मेरे पास 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का। मैंने सीएससी मेंस लिखा था 2016 एंड 17 में एंड एमपीपीएससी मेंस लिखा था 2017 एंड 18 में। साथ ही मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अब बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। फिर आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना एस्पिरेंट हो, आप किसी भी कोर्स की या किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ई लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होता है और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है अपने कोर्स का। और फिर आप फुली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्स में या अपने सब्जेक्ट को फुली एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको क्या क्या देता है? अनअकैडमी आपको डेली लाइफ क्लास देता है जो हम नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जो हम कर सकते हैं, 3 घंटे की क्लास अटेंड करने का, टीचर के साथ इंटरेक्शन, वो सब यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो आपको बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस देते हैं, आपके साथ चैट करते हैं, साथ आप एंगेज हो सकते हैं डिस्कशंस में, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और टाइम टू टाइम हमारे एजुकेटर्स अपनी डाउट सेशन या मैराथन भी लाते हैं ताकि आपको रिवाइज करवा सके और आपके डाउट को क्लियर कर सके। साथ ही लाइव टेस्ट एंड क्विज़ प्रोवाइड करवाता है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा स्ट्रक्चर कोर्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा हमेशा आप देखते हैं बिखरा हुआ अंडर सन वाली कंडीशंस होती हैं। तो जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, आपका जो सिलेबस है तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आप स्मार्टली अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अनलिमिटेड एक्सेस। अभी क्या करते हैं, आप अन अकेडमी की क्लासेस को लाइव तो देख ही सकते हैं, साथ में उन्हें ऑफलाइन जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है पास टाइम में तो आप उन्हें भी रिकॉर्ड करके 24/7 कभी भी देख सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अन अकेडमी के। अन अकेडमी जो है वो आपको लाइव क्लासेस देता है, कहाँ यूट्यूब पे देता है, आपको स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में देता है और अपना क्या बोलते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे क्या देता है। हाँ, जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं, कुछ सब्सक्राइब भी होती हैं। साथ ही कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस एंड अपना नॉलेज हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपनी सक्सेस में एक और कदम आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जो है या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है वो कम्प्रीहेंसिव सिलेबस देता है। बहुत सारे एजुकेटर्स सब अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं, तो जो सिलेबस है वो बहुत ही कंसाइज रूप में अच्छी तरह से समझाने के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप तक क्वालिटी कंटेंट को पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ मैंने जैसे आपको बात कही थी कि एमपी व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी करवाता है, तो आपसे मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की थी। तो हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो जो हम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं लैक्स ऑफ अमाउंट की फीस पे करते हैं, उसके हिसाब से उसका 10% से भी कम है। जी हाँ, 10% से भी कम अमाउंट में अन अकेडमी आपको उन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। कैसे? हम नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाते हैं 1 लाख की फीस देते हैं एमपीपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। वही सेम टेन्योर के लिए मतलब 1 साल के लिए वही चीज जो हमारा अन अकेडमी है वो आपको केवल 7,000 रुपए में देता है, केवल 7,000 रुपए में। और साथ ही साथ अगर आप उसमें मेरा मैजिकल कोड डालेंगे जो कि है वैशाली VAISHALI, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका जो कॉस्ट हो जाएगा पेड अमाउंट वो हो जाएगा 6,300, जो कि अपने आप में ही बहुत ही कम अमाउंट है। उससे और किफायती पैक में बताऊं तो वो हमारा 24 मंथ्स का पैक है। कैसे? हम 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6300 में दे रहे हैं, लेकिन अगर हम वही उसी की जगह 24 महीने मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसका कॉस्ट है 8,400 रुपए, लेकिन आप वहां मेरा कोड डालेंगे वैशाली राय VAISHALI, तो वही चीज आपको मात्र 7,560 रुपए में पड़ेगी। और अगर आप उसका कैलकुलेशन भी करेंगे तो मात्र 315 रुपए आपको पर मंथ देने हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आप यही सोचिए कितना सस्ता है हमारा अन अकेडमी, कहीं कितने रीजनेबल रेट पे वो एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप अपने सक्सेस में एक और कदम आगे बढ़ाइए। आज बेसिकली मेरा कोई टॉपिक नहीं है, कोई सेशन नहीं है। मैं बस आज आपसे एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने चाहती हूँ कि आप जो इंडियन पॉलिटी हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, वो कैसे 30 डेज में कवर कर सकते हैं एमपीपीएससी के। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 30 डेज में सिर्फ पॉलिटी करेंगे तो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स कैसे करेंगे। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसका फोकस जरूर इंडियन पॉलिटी है, पर वो 30 मंथ्स में हम
सॉरी 30 डेज में हम जो कवर करेंगे वो सिर्फ इंडियन पॉलिटी नहीं होगा, उसके साथ साथ थोड़े और भी होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं हम जब एक सब्जेक्ट पढ़ते तो इतना मोनोटोनस शेड्यूल हो जाता है कि 2 4 6 दिन बाद हमारा मन ही नहीं होता वो चीज फिर से पढ़ने का। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो कुछ थोड़ी सी अलग है कि हम सिर्फ इंडियन पॉलिटी पे फोकस करेंगे। मीन्स मेरा मानना ये है कि आपको एक मेन सब्जेक्ट रखना चाहिए और एक साइड सब्जेक्ट रखना चाहिए जिसमें जो थोड़ा सा लाइट हो, ताकि आप जब बोर हो जाए एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते तो आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सके और अपना टाइम को और अच्छे से मैनेज कर सके। तो मैं आगे चलते हैं और बताती हूँ कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी है जो 30 डेज की है, जो आपको भी बहुत ज्यादा लगेगी कि जब आप मेरी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि 30 डेज जरूरी है, लेकिन वो बहुत कुछ कवर करवाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो हमें क्या पढ़ना है। बेसिकली मेरा जो आज की सेशन है वो इंडियन पॉलिटी पे है, तो हमें ये है कि इंडियन पॉलिटी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें काफी सारे एक्सपेक्ट भी इंक्लूड होते हैं। तो हमें ये है कि क्या पढ़ना है हमें, मतलब व्हाट टू स्टडी। तो पहली चीज तो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए। उसके बाद सेकंड जो आता है उसमें आता है लॉज एंड बिल्स, लॉज एंड बिल्स, एंड थर्ड आता है जुडिशियल वर्डिक्ट। ठीक है, हम करते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है। हम सब जानते हैं कि जो हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक है वो अपने आप में ही एक तरह से बाइबल कहते हैं उसे इंडियन पॉलिटी का, क्योंकि उसमें सब कुछ है जो, लेकिन उसे पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो जो बुक है वो बहुत ज्यादा बल्कि है। बट हम अगर उसे स्मार्टली पढ़ेंगे तो वो जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इजी तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। कैसे, वो मुझे आपको आगे समझाऊंगी कि हमें उसे कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप उससे एकदम से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड या गाइडेंस चाहिए होता है। तो मैं बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। तो एक तो हमारा हो गया एम लक्ष्मी का, दूसरा है हमारी एक एनसीईआरटी आती है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्योंकि बहुत ही बेसिक बुक है और अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल करेगी, और जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जो की प्रॉब्लम हो सकती है जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़े, तो उसमें ये आपको हेल्प कर देगा। साथ ही लॉस एंड बिल्स, अब हम प्री के साथ साथ हम मेंस की तैयारी भी करते हैं। आप जानते हैं जो हमारी जो तैयारी है वो हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, तो जो लॉस एंड बिल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ कुछ वैसे बिल्स तो बहुत सारे आते हैं हमारे पार्लियामेंट में, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में, लेकिन कुछ जो बिल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका हम पे बहुत ज्यादा सोसाइटी पे डायरेक्ट कंसिक्वेंस और इफेक्ट भी पड़ता है। तो वो जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा था जीएसटी एक्ट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट था, तो हमें ऐसे एक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। और बाय चांस अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना भी आए, अगर वो ऐसा नहीं भी पूछते, तो ये सब चीजें हमें ऐसे में भी बहुत हेल्प करती है, ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स फैच कर सकें। साथ ही अगर हम लॉस एंड बिल्स को अगर मेंशन करते हैं हमारे आंसर में, तो हमारे आंसर्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ एक तरह से हमारे लिए मार्क्स फैचिंग एक एलिमेंट हो जाता है लॉस एंड बिल्स को लिखना, जिसके कारण हम अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुडिशियल वर्डिक्ट्स। क्या होता है, जो जुडिशियल वर्डिक्ट्स है वो हमारे कंट्री की जुडिशरी को हमारे सामने रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे सेक्शन 377 का जो जजमेंट आया था वो अपने आप में एक आयरॉनिक जजमेंट था, जिसने होमोसेक्सुअलिटी को वैलिड कर दिया था। साथ ही साथ एनजेएसी जो अभी भी लटका हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है और ये बताते हैं कि हमारे इनका जो इम्प्लीकेशन है वो हमारी सोसाइटी पे कैसा होगा। साथ साथ ये वर्डिक्ट होते हैं, ये हमारी जो सोसाइटी है या हमारी पॉलिटी है या हमारी गवर्नमेंट में जो चेंजेस लाते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब भी बताता है। तो ये जो चीजें होती है हम जब इन तीनों को मिला के पढ़ते हैं तब हमारी इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से तैयार होती है, और तब हम अच्छे से इन सब के आंसर देने में सक्षम होते हैं। तो आगे हमें ये तो देख लिया हमें क्या पढ़ना है, अब उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। हमारा जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अब उसमें इंडियन पॉलिटी का कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन पॉलिटी, कितनी कितने क्वेश्चंस आते हैं और हम कितने मार्क्स फैच कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के थ्रू, और कितना अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं सक्सेस होने के। तो प्रिलिमिनरी में तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट आप 20 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इंडियन पॉलिटी से, चाहे वो फिर एमपी की हो चाहे वो हमारे स्टूडेंट की हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी पार्ट हो, आप एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं 20 क्वेश्चन। साथ ही साथ केवल एमपीपीएससी में नहीं, आप ये चीज यूपीएससी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेशियो देखेंगे तो हर बार 20-22 क्वेश्चन तो पॉलिटी के आते ही आते हैं। इट मीन कितना, मीन ऑलमोस्ट 20% पार्ट हमारे जो सक्सेस का है, हमारे पेपर क्रैक करने का है, वो सिर्फ पॉलिटी ही कर देती है। फिर हम जब मेंस की बात करेंगे तो पेपर 2 के तो मेन टॉपिक ही हमारी पॉलिटी है। तो जो पेपर 2 है हमारा, उसमें कुछ पार्ट तो पॉलिटी का है ही, साथ ही उसमें हमें बहुत कुछ डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कभी भी सोशल इश्यू या देश के ऊपर कोई भी ऐसे लिखते हैं जो भी टॉपिक हमारे
एग्जामिनर्स हम लोगों को देते हैं, वो जो टॉपिक होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेट करते ही हैं। और जब वो पॉलिटी से रिलेट होता है, अगर हम उसमें जजमेंट्स लिखेंगे, हम लॉस लिखेंगे, पॉलिटी के कुछ प्रोविजंस लिखेंगे, तो हमारा ऐसे और ज्यादा अच्छा हो जाता है, जो हमें और ज्यादा मार्क्स देने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये दो तो हमारे एस्पेक्ट हो गए हमारे नॉलेज जानने के। लेकिन अब हम उसे प्रेजेंट लाइफ में कैसे रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट है, बेसिकली वो करंट सिनेरियोज पे बेस होता है। कैसे? तो क्या होता है कि हम जब जो बिल्स आते हैं, हम वो बिल सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसका इम्प्लीकेशन भी पढ़ते हैं कि हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर, या डिफरेंट क्लास पे बेस्ड है तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीजें भी हम देखते हैं। तो जो पर्सनैलिटी में करंट सिनेरियोस होते हैं, अगर हम उसे अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छे से इवेल्युएट कर पाते हैं, तो हम वहां भी अच्छे मार्क्स फेच कर पाते हैं हमारे इंटरव्यू में। तो आपने देखा कि इंडियन पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ना ही सिर्फ एक ही सिर्फ बल्कि हमारे तीनों स्टेजेस में। इवन इंडियन पॉलिटी तो हमारे पूरे लाइफ में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमें पता तो होना चाहिए उस देश की क्या फिलोसफी है, क्या विजन है, यहाँ जो काम होता है वो कैसे होता है, हमारे गवर्नमेंट कैसे वर्क करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, हमारी जुडिशरी जब कोई भी जजमेंट देती है तो क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उसके पीछे। ये सब जानना बहुत जरूरी है, और ये सब जानने के लिए हमें पॉलिटी जानना बहुत जरूरी है। तो चाहे आपके किसी एग्जाम के एस्पिरेंट हो चाहे ना हो, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम जब नेक्स्ट एस्पेक्ट पाएंगे तो वो होगा अप्रोच। अब हमें अप्रोच कैसे करना है, तो दो हमने बताया, दो एस्पेक्ट होते हैं, प्री और मेन। तो प्री में क्या होता है, बेसिकली हम कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म है, फ्रेटर्निटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है। ये कंसेप्ट क्या है? अगर कभी हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि सेक्युलरिज्म या यूनिटी किसे कहते हैं, तो हमारे पास पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या होती है। तो हमें वो कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, हम वो चीज नहीं समझ पाएंगे। एंड लिटरली कहना चाहूंगी कि हम रियल लाइफ में उसे कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम मेंस में उसे कभी नहीं लिख पाएंगे जब हमारे कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका अगर हम प्री एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारी रूट भी प्री एग्जाम के टाइम ही बनते हैं, हमारे कंसेप्ट भी तभी डेवलप होते हैं। साथ ही साथ फैक्ट्स, एमपी एग्जाम में फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, डायरेक्ट अमेंडमेंट पूछ लेते हैं, डायरेक्ट कोई भी आर्टिकल के बारे में पूछ लेते हैं। इवन जो हमारे एक्ट्स का जो पोर्शन है हमारे प्री एग्जाम में, उसमें डायरेक्ट सेक्शन पूछे, तो ये सब चीजें फैक्ट्स ही होती है। जब फैक्ट्स हमें पता होंगे तो हमारा आंसर, साथ ही साथ हमारे वहाँ जो चांसेस होंगे सक्सेस होने के और बढ़ जाते हैं। फिर हम जब मेंस पे आए तो मेंस में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमने पढ़ तो लिया, हमने कंसेप्ट समझ तो लिया, हमने फैक्ट्स रट तो ली। क्योंकि फैक्ट वो चीज है जो हम ये नहीं कहूंगी मैं कि आपको समझना पड़ेगा, फैक्ट्स आपको रटना ही पड़ता है। ये ट्रू फैक्ट है कि आपको फैक्ट्स रटना है। आपने जब फैक्ट्स रट लिए, आपने जब कंसेप्ट, तब उसे एनालिसिस भी करना पड़ता है। जैसे किसी ने उससे पूछा कि किसी चीज का पतन हो रहा है, या मैंने आपको एक क्वेश्चन आप एमपीपीएससी के देखेंगे जिसमें वो थोड़ा सा आपको देखते हैं कि आप थोड़ा एनालिटिकल लॉजिक लगाए वहां अपना। साथ ही साथ जो फैक्ट्स और कंसेप्ट है आपके पास, अगर आप पढ़ेंगे इसे थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप उसे इलोबरेट कर पाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलोबरेट ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे वहां आंसर्स लिख पाएंगे। तो एनालिसिस करना एंड इलोबरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में सीधे 30 वर्ड्स 100 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ हम नॉर्मली एक फैक्ट देके मूव ऑन नहीं कर सकते, यहाँ हमें पूरा उसे, तो उसके लिए डीप में जाके हमें पॉलिटी पढ़नी होती, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। तो मैंने आपको जो अभी तीन चीजें बताई हैं, तो सिग्निफिकेंस, अप्रोच और कैसे पढ़ना है, उसके साथ साथ जो इसमें फैक्ट्स हैं कि आपको करंट सिनेरियो को भी लेके चलना है, साथ में आपको उसे एलेबरेट भी करना आना चाहिए, आपको उसके कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, आपको फैक्ट्स भी याद होना चाहिए, आपको एनालिसिस करना भी आना चाहिए। साथ में मैंने कहा था कि जो मैंने कहा था लॉस है, बिल्स है, जुडिशियल जुडिशियल वर्डिक्ट्स है, ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा पता हो, ताकि आप इन्हें अपने आंसर में जब मेंशन करेंगे ना, तो अपना आंसर अपने आप में ही बहुत यूनिक हो जाएगा। तो जब वो यूनिक हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स तो मिलेंगे, और हो सकता है कि आपके काफी अच्छे मार्क्स आए और आप बहुत अच्छी रैंक भी ले आए। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारी प्रिपरेशन में कि हम प्रिपरेशन कैसी कर रहे हैं, जिससे हमारे मार्क्स के चांसेस या सिलेक्शन के चांसेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपके साथ सिलेबस के साथ साथ बुक्स डिस्कस करूंगी कि कौन सी बुक से हमें क्या पढ़ना है, ताकि हम इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। कि वो सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि मैंने आपसे बोला था 30 डेज। मैं जानती हूँ 30 डेज पॉलिटी कवर करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा जो शेड्यूल होता है वो बहुत मोनोटोनस रहता है, हम बोर हो जाते हैं, हम 4-5 दिन बाद वो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा मन उठ जाता है। हम फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वो सब्जेक्ट, वहीं अधूरा छोड़ के हम मूव ऑन कर जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी अलग है। कैसे? आप अगर 30 डेज का टारगेट ले रहे हैं तो आप सिर्फ पॉलिटी का टारगेट मत बनाइए ना,
आप जाइए, आप उसके साथ एक हैवी सब्जेक्ट और एक लाइट सब्जेक्ट लीजिए। जब हैवी सब्जेक्ट आप पे बहुत ज्यादा आपको नहीं हो रहा है, तो आप जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स है, थोड़े से लाइट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा करंट का जो है वो पढ़ लेंगे, तो आपका मूड भी लाइट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो मोनोटोनस शेड्यूल है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो आप इंटरेस्ट के साथ अगली बार पढ़ेंगे। वरना अगर मोनोटोनस शेड्यूल होगा, आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप बोर हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, जो कंसेप्ट फैक्ट्स जो मैंने बात करी है वो सब आप अच्छे से अपने दिमाग में नहीं बैठा पाएंगे, और जब अच्छे से नहीं बैठेंगे तो वो रिटेन नहीं हो पाएंगे, और रिटेन नहीं हो पाएंगे तो हम एग्जाम में आंसर करने में हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए या कुछ हो जाए। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से ये याद रखिएगा कि अकेला हमें सिर्फ पॉलिटी नहीं करना, क्योंकि सिर्फ पॉलिटी ही एक सब्जेक्ट नहीं है, हमें बहुत सारा पढ़ना है, और मैक्सिमम हमें 4 महीने मिलते हैं, 3 से 4 महीने, जब हमें प्री और मेंस के बीच में हमें मेंस की पूरी तैयारी करना है। तो ये सिर्फ उसका एक पार्ट है, आपका पूरे दिन की शेड्यूल का पॉलिटी सिर्फ एक पार्ट है, पूरा पार्ट पॉलिटी नहीं है। आपको और भी चीजें साथ पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप 30 डेज में अपने पॉलिटी के सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर पाएंगे विद सम अदर सिलेबस। और उसमें एक फायदा ये भी होगा कि आपको सिर्फ एक पार्ट कवर नहीं होगा, जो आपने लाइट टॉपिक्स लिए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। इट मीन्स ना आपका शेड्यूल मोनोटोनस होगा, ना ही आप एक सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के बोर होकर उसे अधूरा छोड़ेंगे। साथ में दो टॉपिक को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, कि आप दो टॉपिक साथ लेके चल रहे हैं। इवन आप पॉलिटी में भी ये काम कर सकते हैं। पॉलिटी में कुछ आप जानते होंगे, पार्लियामेंट जैसे सब्जेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे सब जो टॉपिक्स हैं, तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर बहुत ही हैवी टॉपिक्स है। वहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखिए, बहुत लाइट टॉपिक्स है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले एक हैवी टॉपिक्स ले लें, देन एक लाइट टॉपिक ले। जब आप ये दोनों टॉपिक ले लेंगे ना, तो आपको क्या होगा, जो बर्डन जो दिमाग में फील होता है, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं जानती हूँ कैसा फील होता है कि आप जब बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक पढ़ लेते हैं या बहुत ज्यादा, तो आप छोटा सा एक लाइट टॉपिक भी पढ़ लेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन तो होगी, साथ साथ में जो आप एकदम से फील होता है ना कि बहुत सारे फैक्ट्स या कंसेप्ट आपने पढ़ लिए हैं, आप उससे भी ओवरकम कर जाते हैं। और ये आपको हेल्प करता है कि आपका जो एक शेड्यूल और जो चल रहा है उसे प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट कर सकें। साथ ही साथ आप इसके साथ कुछ चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम जब मेंस की तैयारी रहते हैं करते हैं, तो आप साथ में मैं ये कहूंगी कि आप रोज एक आंसर या दो आंसर्स लिखते रहिए पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी की जो वर्डिंग्स है थोड़े से लॉ से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग्स है, तो जो वोकेबलरी वो थोड़ी सी टफ है। तो क्या होता है, हम जब नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमारे लिए वो इतना ईजी नहीं हो पाता है। बट अगर हम रोज एक क्वेश्चन भी लिखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, दो क्वेश्चन भी लिखेंगे, तो ये जो वर्डिंग्स है, जो वोकेबलरी है, जो लॉ की वोकेबलरी है, वो हमारे दिमाग में आ जाएगी, कहेंगे हमारी राइटिंग में आ जाएगी, और जब वो हमारी राइटिंग में आ जाएगी तो आंसर्स करना बहुत इजी हो जाएगा। साथ ही साथ वो जो आंसर्स है अपने आप ही उनकी क्वालिटी एनहेंस हो जाएगी। तो अकेला सिर्फ हमें क्वालिटी पढ़ना नहीं है, उसके दूसरे एस्पेक्ट को भी साथ लेके चलना है, जैसे आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स। अब मैं बताऊंगी आपको करंट अफेयर से कैसे डील करना है। आपको लक्ष्मीकांत में से क्या पढ़ना है, आपको गवर्नेंस वाले लक्ष्मीकांत में से क्या पढ़ना है। इसके कारण आप जब सेलेक्टेड पढ़ेंगे तभी आप स्मार्टली प्रिपरेशन कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने टाइम को बचा भी पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत चीजें गलत पढ़ जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होती, बट हम बहुत सारा टाइम उसमें दे चुके होते हैं। तो यही, साथ ही साथ अब मैं बात करती हूँ बुक्स की, तो इंडियन पॉलिटी हम सब कहते हैं कि एक ग्रंथ है हमारे यहाँ का। जब हम इसे अपना ग्रंथ कहते हैं, तो उसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी गाइस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो हमारी इंडियन पॉलिटी है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एम लक्ष्मी खान को तो ग्रंथ कहते हैं। बट एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ ये एक बुक नहीं है, इसके साथ और भी बुक्स है जो हमें पढ़ना होता है, और भी चीजें जो हमें समझनी होती है। सिर्फ एक ही किताब से काम नहीं चलता है। और इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है वो कुछ एस्पेक्ट तो बिल्कुल कवर नहीं करती है, ऑल्दो वो बहुत अपने आप में 85% तक सिलेबस को कवर करती है, बट हमारा जो 15% छूटा है वो भी तो हमें कवर करना है कहीं ना कहीं से। तो इस बुक में भी मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ कम इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताती हूँ। तो उस हिसाब से आप अपना जो है शेड्यूल बना सकते हैं कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप पहले पढ़िए, ताकि वो कवर हो जाए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कम इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम क्रंच है, टाइम कम है, तो एक बार रीड करने पे भी चल जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कम से कम की 2-3 रीडिंग तो आपको नीड होती ही होती है। और
ये यूटोपिया है कि लोग कहते हैं हमने एक बार पढ़ लिया और हो गया। एक बार पढ़ने से कभी भी कोई भी बुक आप नहीं अच्छे से समझ सकते। आपको एटलीस्ट उस बुक को 4 बार रिवाइज करना होता है, तब जाके वो टर्म्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठते हैं। तो मैं इस बुक की इंपॉर्टेंस बताऊंगी, फिर मैं एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे आप कैसे इन चीजों को रिटेन कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इंडियन पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे, तो इसका पहला पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। इसमें ऑलमोस्ट 11 चैप्टर्स है। ये 11 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर आप छोड़ना चाहें, अगर आपके पास टाइम क्रंच है, तो आप चाहें तो सिटीजनशिप या यूनियन एंड इट्स क्राइटेरिया, ये 2 चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनरल से अभी तक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बने हैं। एक बार आप देख लीजिए, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही मत पढ़िए, एक बार देख लीजिए, लेकिन जब आपके पास टाइम क्रंच हो, तो आप जो बाकी जैसे प्रियम्बल हुआ, हमारे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटलीस्ट ये तो नहीं छूटने चाहिए। अगर ये छूट जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप छूट देंगे। इसलिए एटलीस्ट इन 11 चैप्टर्स में से आप कोशिश करें कम से कम जो 9 चैप्टर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम यूनियन एंड टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, ये तो आप कवर कर ही लें। और ये आप अपनी प्रियोरिटी बेसिस पे कवर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद बात करते हैं जो पार्ट 2 है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसमें आप देखा होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसमें जो 5 चैप्टर है, इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजन, ये पांचों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सेंटर स्टेट रिलेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही तो यही तो बताता है कि हमारी पॉलिटी कैसे वर्क करती है, सेंटर स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है। साथ ही साथ सेंटर स्टेट रिलेशन में आपने देखा होगा रिवर डिस्प्यूट बहुत ही ज्यादा होते हैं, और अब तो और उनकी जो संख्या है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन में ही आते हैं। और हम जब तक ये नहीं समझेंगे, जब तक हम उस डिस्प्यूट्स को और अच्छे से नहीं एनालाइज कर सकते, तो वो समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ जो इंटर स्टेट रिलेशन है, ये भी आपने सुना होगा, रिवर डिस्प्यूट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। जब आप इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, जब उसे समझेंगे, जब उस डिस्प्यूट को आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो सब समझने के लिए आपको यहाँ ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेंगे। साथ ही साथ इमरजेंसी प्रोविजन, तीन 3 तरह की इमरजेंसी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। और काफी फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के हमारे यहाँ आर्म रिबेलियन और साथ में वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 2 इमरजेंसी हमारे ऑलरेडी लग चुकी हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल कंसेप्चुअल हर तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भूल कर भी इन टॉपिक्स को मत मत आप छोड़िए, ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट आता है। ऑलमोस्ट इसमें प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आप चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ हद तक छोड़ सकते हैं कि आप, आपको जब टाइम क्रंच हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ सकते हैं, बट प्रेसिडेंट तो आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। पार्लियामेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमिटीज को आप कुछ हद तक, अगर आपके पास टाइम क्रंच है, तो आप थोड़ा बहुत उसे एक थोड़ा स्टडी तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़े, भले ही आप उसके 4 रिविजन ना करें। साथ में पार्लियामेंट्री फॉरम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, ये सब तो डायरेक्ट हमारे सिलेबस में है ही, तो हमें इन्हें तो छोड़ना ही नहीं। और एक और फायदा है, जब ये पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, तो हमें इसके लिए कहीं और भटकने की जरूरत भी नहीं है। हमारी लक्ष्मीकांत में ये सब चीजें हमें बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। साथ ही साथ सेम स्टेट में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर, ये सब टॉपिक जो है ये उसी के रिफ्लेक्शन है। और ट्रिब्यूनल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ट्रिब्यूनल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें जो स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स है, वो तो आपको पढ़ना है। साथ में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेट्स कब बना है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ कुछ तो हमारे, आपने सुना होगा भी न्यूज में बहुत ज्यादा थे कि इस स्टेट में स्पेशल प्रोविजन है, इस स्टेट में आप, अब जो हम आईएलपी बोलते हैं, इनर लाइन परमिट, वो क्या है, ये सब चीजें इन, जो इसका जो नए ये एडिशन है सिर्फ उसका 37 चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे हम पूरे जो हमारे इंडिया की पॉलिटी जो स्टेट्स में जो स्पेशल प्रोविजन दिए हैं, क्या चीजें थी, वो सब चीजें हम यहाँ से समझ पाएंगे। तो हम हमारा जो करंट में जो चल रहा है उसे इजिली रिलेट कर पाएंगे। साथ ही साथ तो जो
का पार्ट 5 है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूं जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप नहीं स्किप कर सकते। मैं इनके नोट्स बनाना भी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इनके नोट्स बनाना है, ताकि आप काफी अच्छे हद तक आप कम जगह में क्विक रिवीजन के लिए अपने नोट्स बना सकें। तो एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल और जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस, ये सब जो दिया हुआ है ये आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें तो कोई भी आप कोताही नहीं बरत सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब। साथ ही जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी बॉडीज है, कौन सी स्टेटरी बॉडीज है, कौन सी एडवाइजरी बॉडीज, अभी तो हम उसे इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से उनकी पावर फंक्शन सब कुछ होते हैं, एंड उसी के हिसाब से हम उसे रिलेट कर पाते हैं कि वो हमारे गवर्नमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें से जो लास्ट में जो पार्ट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है, उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, ना यूपीएससी में ना आईपीपीएससी में, तो आप इस चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा इलेक्शन लॉ, इलेक्टोरल फॉरम्स, ये सब वोटिंग भी, ये भी तो डायरेक्ट हमारे सिलेबस में है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। प्रेशर ग्रुप्स आप काफी थोड़े छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बट एक एक रीडिंग सबकी जरूरी है। जब आप सेकंड अपना रिवीजन करें तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, जब आप थर्ड रिवीजन करें तो आप फिर और सेलेक्टिव पढ़िए, और फोर्थ रिवीजन में सिर्फ आप वो पढ़िए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम crunch है तो। अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप थोरोली स्टडी करिए, जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे और उतना इजीली आप आंसर्स कर पाएंगे। फिर फॉरेन पॉलिसी है कि आप काफी हद तक, थोड़े हद तक इसे छोड़ सकते हैं। देन ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। कुछ कुछ चीजें अपेंडिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल्स हमें पता होना चाहिए, हमें रट्टे होने चाहिए क्या आर्टिकल्स है, रट्टे मीन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। मैं आपको जो पूरा 395 आर्टिकल्स की बात नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से, एटलीस्ट हमें मेजर मेजर तो पता ही होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे ना। हमारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं, और हम जब एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे हमें तो पता ही होना चाहिए कि स्टेट के कितने राइट्स हैं। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप देख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो डायरेक्ट ही टॉपिक है हमारे सिलेबस का, तो ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। And जो नेशनल कमीशन के चेयरमैन है वो कैसे अपॉइंट होते हैं, सब कुछ है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इन्हें जितने अच्छे से कर पाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होता जाएगा। अब जो इसमें सिलेबस नहीं मिलता, अब जो दूसरी भी जो बुक है वो एम लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस ऑफ इंडिया है। तो ये बुक है, इसमें आपको सेलेक्टेड पढ़ना मीन्स इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आप जितना सेलेक्टेड पढ़ेंगे उतना अच्छा। तो इसमें सिर्फ आपको, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इसमें राइट इश्यूज पढ़ सकते हैं, आप इसमें पब्लिक पॉलिसी पढ़ सकते हैं अगर आपको है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जो ये पार्ट है, स्टेटरी बॉडीज जो होते हैं हमारी, रेगुलेटरी बॉडीज है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, ऑटोनोमस बॉडीज है, जैसे मैंने आपको कहा था एडवाइजरी बॉडीज है और एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, आप इनको पढ़ लीजिए। मीन्स ये है तो बहुत ज्यादा ये भी, लेकिन आप ये पढ़ लेंगे तो आपके मेंस के आंसर्स और अच्छे आने लगेंगे, और इनमें से कोई बॉडी पूछ ली जाए प्री में तो हमारा एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। वैसे भी एक एक क्वेश्चन की बात होती है कि इंसान सेलेक्ट नहीं होता है, वैसे भी हमारा एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास टाइम है तो आप ये जो 4 5 6 चैप्टर्स हैं आप इन्हें देख लीजिए। बाकी अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ये पब्लिक राइट इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसी देख लीजिए, वरना आप सिर्फ ये 11 से लेकर 16 तक चैप्टर देख लीजिए। अगर आपको इसकी ई बुक मिलती है कहीं तो आप चाहे तो ये चैप्टर्स की फोटोकॉपी करवा लीजिए, तो आपको ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका ऑप्शन प्रोवाइड हो, बट अभी जो इसमें बाकी चीजें हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल जीएस पेपर के लिए, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टू द पॉइंट्स पढ़िए इन 6 चैप्टर्स को, ताकि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को भी तो आपको टाइम देना है इसके अलावा। साथ ही साथ एक और टॉप ये है, ये जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ये भी आप पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस भी हमारे में इशू है, तो एक इस चीज को पढ़ सकते हैं। बाकी ये दूसरा टॉपिक है, ये अगर आप यहाँ से नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको करंट में काफी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्कीम्स है, वैसे इसका सेकंड एडिशन है तो ये बहुत पुरानी स्कीम्स रही होंगी, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हुई है, अम्ब्रेला स्कीम्स हुई है, बट आप अगर नई स्कीम के साथ रिलेट करेंगे तो ये चीज आपको अभी करंट पे भी मिल जाएंगे, तो आपको जरूरत नहीं है अपना टाइम यहाँ वेस्ट करने के लिए। चाहेंगे जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप उसे उसके साथ लिंक करके पढ़ लीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और साथ साथ बर्डन भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। साथ ही साथ अब मैंने आपको बोला था कि करंट पढ़ना है,
तो हमारे लिए गवर्नमेंट राज्यसभा टीवी पे जो बिग पिक्चर जो प्रोग्राम आता है, जो हर दिन एक वीडियो आता है, वो हमारे लिए रामबाण है। आप सुन लीजिए, रामबाण है। अगर आपको कोई भी टॉपिक वहां पढ़ना हो तो आप वहां जाएंगे, वो लोग आपको सब वहां जो पैनल बैठता है जो आपको बताता है, वो अपने आप में बहुत ही एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ वो अपने अपनी फील्ड के स्कॉलर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी सजेशंस देंगे। तो आप उनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आप जब उनके नोट्स बनाएंगे तो मैं बताऊंगी आपको नोट्स कैसे बनाना है। तो आप उनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो जैसे ही रिवीजन का टाइम है, आप फटाफट उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और आपके जितने ज्यादा पॉइंटर्स होंगे, आपको आंसर्स लिखने में उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने जो ये फोटो ली है, बेसिकली मैंने तो नॉर्मल फोटो ले ली है, बट जैसे इसमें जो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का अमेंडमेंट बिल को ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये काफी टाइम से चल रहा है और हमारे यहाँ फाइनेंशियल बैंकिंग में इश्यूज हो ही रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, बैंक्रप्सी बढ़ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप यहाँ इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि आपको इसके नेगेटिव मीन्स आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्रिटिसिज्म और गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कई चीज हमें पता नहीं होती है, हम करंट अफेयर्स को इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छे से यहाँ कवर हो जाएंगी। तो आप अगर रोज एक वीडियो देखेंगे, मुश्किल से 25 से 30 मिनट का एक वीडियो होता है, और हमें हर वीडियो नहीं देखनी, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है आप सिर्फ वो देखिए। आप उसके नोट्स बना लीजिए, तो आपके पास एक हार्ड कॉपी हो जाएगी, तो आप ये कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपना लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपने बनाए हैं। तो जब आप सिलेबस में देखिए तो आपको पता होगा आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आपको बार बार परेशान होने की नीड नहीं पड़ेगी, और आपको आपके ही नोट में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जितना स्मार्टली वर्क करेंगे, जितना इनोवेटिव सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे, आपके लिए प्रिपरेशन उतनी ही इजी हो जाएगी। तो ये तो हमारे तीन एस्पेक्ट है कि बुक को कैसे पढ़ना है, करंट को कैसे लेना है, और साथ भी यूट्यूब चैनल पे या हमारे एजुकेटर्स करंट अफेयर्स की वीडियोस लाते हैं, आप वो देखिए। आपका एमपी का करंट भी कवर हो जाएगा, एमपी भी कवर हो जाएगी। जो ये राज्यसभा टीवी तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है, आप देखिए, आप लिटरली बहुत पसंद करेंगे इसे। साथ ही साथ मैंने कहा था ना पेपर, अब मैं सिलेबस की बात करूं तो सेकंड पेपर में, तो बेसिकली सेकंड पेपर तो हम कहते ही पॉलिटी का है, पर क्या होता है कि जो सेकंड के जो पार्ट है उसमें कुछ पार्ट पॉलिटी है। इसी पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एड ऑन हो गया है, और जो पार्ट टू है उसमें सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ऐड हो गई है। साथ साथ इकोनॉमिक्स तो पार्ट था, ये थर्ड पेपर का था, वो भी सेकंड में आ गया है। तो कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक चेंजेस है, और हमारे सिलेबस को और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और कंसाइज बना देता है। तो जो बेसिकली मैं आज जो बात करूंगी वो सिर्फ तीन की है, तीन चैप्टर्स की। ये देखिए, आप सिर्फ इसमें तीन ये चैप्टर्स है और यूनिट्स है जो हमें कवर करना है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको ये जो टॉपिक है, ये आपको पूरा का पूरा हमारी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा, जो मैंने आपको उसको फर्स्ट यूनिट बताया था, सेम है फर्स्ट यूनिट में आपको ये वाला भी मिल जाएगा। और जो उसका सेकंड और थर्ड यूनिट है उसमें आपको इनके साथ सब कुछ मिल जाएगा। इट मीन हमारी लक्ष्मीकांत में वो सब दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपना सिलेबस उठा के आप लक्ष्मीकांत को तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं पढ़िए, आप लक्ष्मीकांत को तो कोशिश करिए जितना हो सके पूरी पढ़िए। टाइम कम है तो इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट को बाइफरकेट कीजिए और फिर उस हिसाब से पढ़ते जाइए। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे थोरोली एक बार तो एटलीस्ट थोरोली पढ़िए, फिर जब आप रिवाइज करते जाएंगे तो आप उसे बार बार जो चीज इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए। ये इसका सेकंड चैप्टर है, ये भी जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, ये भी पूरा हमें हमारी लक्ष्मीकांत से मिल जाता है। ठीक है, साथ में ये जो टाइप है ये कुछ तो हमारे पर्टिकुलरली किसी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा अपने करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो टॉपिक्स है ये पर्टिकुलरली कहीं जगह लिखे नहीं गए हैं, तो हमें इसे करंट अफेयर से रिलेट करके कुछ वीडियोस देख के, या हमारे एजुकेटर्स बहुत अच्छी क्लासेस लाते हैं ऐसे टॉपिक्स के, आप उन्हें देख के इन टॉपिक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी का, उन पे भी पीडीएफ डालते हैं, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो कि ये टॉपिक्स पढ़ाएगा तो आपका एक टॉपिक तैयार भी हो जाता है। फिर जो इसका थर्ड पार्ट है बेसिकली, तो ये तो आपने देखा ही होगा, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये हमारे लक्ष्मीकांत की कवर करवा देता है। बाकी ये जो है ये कुछ तो हमारे लक्ष्मीकांत, बाकी कुछ हमारी गवर्नेंस की बुक भी कवर करवा देती है। तो मैंने आपको बोला ना, उसमें आपको सिर्फ कुछ 5 6 7 सेलेक्टेड चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, बट नहीं है तो आप सिर्फ वो 5 6 चैप्टर पढ़िए, तो आपका इसमें काम हो जाएगा और आपका पेपर तैयार हो जाएगा।
साथ ही फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमारी लक्ष्मीकांत में दी है, तो आपको कहीं और भटकने की नीड ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी बुक्स पढ़िए, अनअकैडमी के लेक्चर अटेंड करिए, आपको आपका पूरा मटेरियल आपके हाथ में मिल जाएगा। बाकी मैं बता दूंगी आपको नोट्स कैसे बनाना है कुछ चीजों के, जो आप जनरली बुक से नहीं पढ़ पाएंगे या आपको बुक फिर से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, उन आपको मैं वो बता दूंगी। तो आप वैसा कर लीजिएगा, आपके लिए आपका जो काम पढ़ाई हो जाएगी वो बहुत ईजी हो जाएगी और बहुत स्मार्टली आप उसे पढ़ा पाएंगे। बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको अनअकैडमी पे ऐप को इंस्टॉल करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आपको ये जो हमारे एजुकेटर्स हैं ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवाते हैं, आपको ये सब चीज़ों की क्लासेस मिल जाएगी और आपके लिए जो आपकी पढ़ाई है वो और स्मार्टली आप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नोट्स कैसे बनाना है। तो मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स एक ये प्रोफार्मा बनाया है कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी, ताकि आप समझ पाए कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते थे। तो जैसे आप कोई भी बॉडी है तो आप यहाँ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेटरी बॉडी डाल दीजिए, जो भी हो, चाहे वो फिर इलेक्शन कमीशन हो या फिर जो मैंने आपको गवर्नेंस की बुक बताई है ऐसे में डाल दीजिए। के बाद आप ऐसे उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये उसे बाइफरकेट कर लीजिए। क्यों? जैसे आपने अपॉइंटमेंट एंड टर्म लिखा, तो आप यहाँ अपॉइंटमेंट लिखिए किससे होता है, कितने साल का होता है, उसकी जो सैलरी है वो कैसे चार्ज होती है, किस पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होती है या स्टेट पे होती है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज जो है वो कैसे हैं, मतलब क्या क्या फंक्शन है क्या क्या ड्यूटीज है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इसे ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और क्रिटिसिज्म क्या है, अगर किसी स्कॉलर ने उसे बहुत हार्ड से क्रिटिसाइज किया तो ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके आंसर्स ये और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और इसके बाद भी पॉइंट है तो आप ऐसे इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक और सजेशन है मेरा कि हमेशा जो ये एक पार्ट है इसे हमेशा खाली रखिएगा। तो रीजन ये है कि इनमें चेंजेस होते रहते हैं, कई बार अमेंडमेंट होती है, कई बार कुछ नई चीज एड ऑन होती है। तो जब ये पेज यहाँ खाली रहेगा तो आप इसमें एड ऑन करते जाएंगे तो आपको नई बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। आप अपने पुराने नोट्स में एड ऑन करते जाएंगे तो ये आपका टाइम भी बचाएगी, साथ ही साथ आपके पास कम वर्ड्स में बहुत ही अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप नोट बना सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि ये जो नोट्स है आप दूसरी चीजों के बनाए, लक्ष्मीकांत के नोट्स ना बनाए। इंडियन पॉलिटी की जो हमारी लक्ष्मीकांत है वो अपने आप में ही नोट नोट फॉर्म में है। अगर आप उसके नोट्स बनाते हैं तो ये समझ लिए आप भी दूसरी लक्ष्मीकांत ही लिख रहे हैं। तो बेटर है, उसके लिए एक और ऑप्शन है, आप क्या करिए, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स ले आइए। उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है पहली चीज तो आप आपका जो इंडेक्स है उसको उसके हिसाब से बता दीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, आप वैसे पढ़िए। उसके बाद वो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसे आप जब पढ़ेंगे या जो भी पूरे सिलेबस को आप जब पढ़ेंगे तो उसे हाईलाइट करिए किसी भी एक कलर से। जब आप सेकंड रीडिंग करें तो आप उसे फिर हो सके तो आप दूसरे कलर से हाईलाइट कर दीजिए। ऐसे जब आप रीडिंग करें तो आप डिफरेंट कलर से हाईलाइट कीजिए, आपको पता होगा कि आप जब हाईलाइट करें तो किस कलर का क्या मतलब है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसे हाईलाइट करते जाइए। एंड जब आपको रिवाइज करना हो तो जो नेक्स्ट टाइम होगा तो आप इस हाईलाइटेड पढ़िए, तो आपकी जो लक्ष्मीकांत है वो अपने आप में ही नोट फॉर्म में है, तो आप उसे लिखेंगे, इससे बेटर है हाईलाइट में आप सिर्फ बुक पलट लीजिए तो आपका टाइम भी बचेगा। साथ ही साथ दूसरी लक्ष्मीकांत लिखने का कोई फायदा नहीं होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। साथ ही साथ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक बुक की दूसरी बुक लिखने के लिए हम टाइम दें। लेकिन हाँ, जो गवर्नेंस की बुक है आप उसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें से 5-6 चैप्टर्स ये बेसिकली। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप उससे बोरो कर लीजिए वो बुक और आप उसके 5-6 चैप्टर्स के नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको कई जगह सिर्फ एक हमारी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होगी और आपके नोट्स हो जाएंगे, तो वो अपने आप में ही पूरा सिलेबस आपका अपने हाथ में हो जाएगा कम बुक्स में। ये कोई फायदा नहीं है गाइस कि आप इतनी महंगी महंगी बुक्स खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसमें सिर्फ 2-4 चैप्टर देखना है। अगर किसी के पास है तो आप बोरो करके भी ये काम कर लीजिए, आपके लिए इजी भी हो जाएगा, किफायती भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में जब हम प्रिपरेशन करते हैं बुक्स की बहुत नीड्स होती है एंड बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है बुक्स में भी। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा अपने पैसे को भी बचा सकते हैं और साथ में उनसे आप सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारे अन अकेडमी का। तो अन अकेडमी तो आपको वो सब चीजें आपके घर में आपके फोन पे दे ही रही है, तो आपके लिए तो ये तो विन विन सिचुएशन है। साथ ही मैं एक और चीज आपको बताऊंगी कि जो हमने तो पॉलिटी का हमने सॉरी जो मैंने आपको बिग पिक्चर के बारे में बताया था, तो बिग पिक्चर का क्या है, बेसिकली नोट्स कैसे बनाना है, वो जो मैं जैसे नोट्स बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा प्रोफार्मा है जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ। जैसे मैंने एक रैंडम टॉपिक ले लिया नेट इक्वालिटी, कि अगर इसका डिस्कशन हो रहा है तो बेसिकली इसके बारे में क्या जानेंगे, वो ये बताएंगे कि उसके इम्प्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ वो अप्लाई करते हैं। पहली चीज तो वो, तो आप ऐसे बाइफरकेट कर लीजिए अपने पेज को, जिसमें आप इम्प्लीकेशन लिख लीजिए, एडवांटेजेस लिख लीजिए, डिसएडवांटेजेस और गवर्नमेंट प्रोविजन लिख लीजिए।
जब आप वहाँ पढ़ा रहे होंगे, जब आप वो स्कॉलर्स की बातें सुन रहे होंगे, जब आप वो जो पॉइंट्स बोले वो जिस भी फील्ड में है आप उसमें लिखते जाइए, तो आपका ये ना थोड़ा सा मैसअप भी नहीं होगा, और क्लीनली आपकी शीट भी रहेगी, और साथ ही साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको उसके लिए जब मैसअप शीट हम कर रहे तो हमें डबल से मेहनत करनी पड़ती है नोट बनाने की, लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे तो आप एक बार में ही काफी अच्छे नोट्स बना लेंगे। और जितने अच्छे नोट्स होते हैं गाइस उतना पढ़ने का मन भी होता है। अगर हमारे नोट्स अच्छे नहीं है, हमने अच्छे से नहीं बनाया है, तो ट्रस्ट में गाइस बिल्कुल मन नहीं होता उन नोट्स को फिर से खोल के देखने का। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये थोड़े से आपको अच्छे भी लगेंगे नोट्स आपके, और साथ ही साथ आपका एक टॉपिक एक बार में प्रिपेयर हो जाएगा, उसके लिए आपको दूसरी बार कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। एंड मैंने जैसे कहा है कि आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दीजिए, तो आप इसके साथ भी इसके नीचे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दीजिए जितने भी इतने पॉइंट बताए, ताकि आगे आप कभी इसी टॉपिक को डिस्कस करें, जो पॉइंट्स आपके पास ना हो उसमें लिख सके, तो आपका वही के वही दूसरा आपको दूसरी जगह वो नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब ये तो हो गया नोट्स कैसे बनाना है, क्या पढ़ना है। लेकिन मैंने आपसे वही बोलती ना कि 30 दिन में, तो मैं जानती हूँ कि 30 दिन बहुत ज्यादा भी होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। बट अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे और हम आगे जाके नहीं पढ़ते, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी एस्पिरेंट रही हूँ। तो क्या होता था, मैंने 4-6 दिन पढ़ पाती हूँ, उसके बाद मन नहीं होता, हम चेंज, तो हम एक सब्जेक्ट में स्टिक ही नहीं रहे। अल्टीमेटली जब हम एंड ऑफ द डे देखते तो हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं होता था, और हम कहते दिन भर से तो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा, क्योंकि हम इतना बोर हो जाते हैं कि हम दूसरी दूसरी चीजें देखते हैं तो कोई भी चीज हम कंप्लीट नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है कई बार हमारे फेलियर का भी, कि हम ये नहीं करते। इसलिए फिर मैंने यही तरीका निकाला था अपनी प्रिपरेशन में, कि अगर मुझे अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाना है तो रोज एक करंट अफेयर्स की वीडियो देख लीजिए, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सॉरी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है अनअकैडमी की, लेट्स टेक एमपी एग्जाम पे आप वहां जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आप एक बिग पिक्चर की एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, जो जैसे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो आप उसके नोट्स बना लीजिए। आप पास में जाके भी टॉपिक्स देख सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि आपके सिलेबस के हिसाब से, आप उस पे टॉपिक बना लीजिए। साथ ही आप कोई भी एक हैवी टॉपिक उठा लीजिए, साथ ही साथ एक लाइट टॉपिक उठा लीजिए। चाहे तो आप एक हैवी टॉपिक पॉलिटी का उठा लीजिए, और दूसरा सा एक लाइट का टॉपिक एनवायरमेंट, या आप दूसरे सब्जेक्ट्स आए हैं, एथिक्स हुआ, ऐसे चीजों का उठा लीजिए। एक एक टॉपिक के एथिक्स में भी थिंकर्स हुए हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, या आप एक केस स्टडी सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, आप जब ऐसे मिलके सारे कंसाइज इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रिपरेशन करेंगे ना, तभी पॉसिबल हो पाता है प्रिपरेशन करना। वरना हम अगर सोचे ना कि हम एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके ही हम दूसरा करेंगे, तो ट्रस्ट मी गाइस ऐसा कभी नहीं हो पाता है। हम किसी भी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, और फिर क्या होता है एंड ऑफ द डे ना हमारे पास हमारा कोई प्रॉपरली ये होता है कि हमने कुछ पढ़ा, कुछ कंप्लीट पढ़ा, और अल्टीमेटली हमारा दिन भी खत्म हो जाता है, और जब हम सिलेबस देखते हैं तो हमारा कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता है। तो आप भी ऐसे 30 डेज में आप इजिली आप अपनी पॉलिटी तैयार कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप किसी और छोटे टॉपिक को भी तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर आप सीरियसली बोल रहे हैं, आप कभी भी आप कुछ भी करना चाहेंगे तो आपके अंदर ऑनेस्टी फीलिंग आएगी, कि आपको फर्स्ट थिंग आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और तभी आप अच्छे से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। पर एक बार जरूर मैं कहूंगी कि कुछ भी हो 30 डेज बहुत ज्यादा होते हैं, बट आप अगर उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे तो आपका टॉपिक 30 डेज में खत्म हो ही जाएगा। इवन मैं तो ये कहूंगी, अगर आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि एटलीस्ट आपके 30 डेज में 2 बार रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का, अगर सिर्फ आप पॉलिटी पढ़ते हैं। और अगर आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं साथ में, तो 30 डेज में आपकी पॉलिटी आपके हाथ में हो। साथ ही साथ एक और तरीका है इसका, कि आप एक काम कर सकते हैं, आप हफ्ते में 6 दिन पॉलिटी पढ़िए। 6 दिन मीन्स हमारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आप इन 6 दिन पॉलिटी पढ़िए प्रॉपरली नए नए टॉपिक्स। लेकिन जो संडे का दिन होता है, जो आपने 6 दिन में पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए। आप जब उसे रिवाइज कर लेंगे ना गाइस, तो होगा क्या कि जब आपने उसे रिवाइज कर लिया तो जो आपने 6 दिन में पढ़ा आपका उसका सेकंड रिवीजन हुआ। सेकंड रिवीजन हुआ तो आपके दिमाग में कुछ चीज तो बैठेगी। तो ऐसा कर करके जब टाइम बढ़ता जाता है ना, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, जो आपने पूरे मंथ में पढ़ा है, पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूँ कि एक दिन में आप पढ़ लेंगे।
जब एंड ऑफ द मंथ आएगा तो आपका टॉपिक तो तैयार हो जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसे बाइफरकेट करेंगे तो आपका साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। हो सकता है आपका पॉलिटी का 2 से 3 रिवीजन हो जाए 30 डेज में ही। साथ ही साथ एक और तरीका है कि आप जो सुबह पढ़ते हैं, मीन्स मैंने आज 2 चैप्टर पॉलिटी के पढ़े, साथ में एक ये जो मैंने बताया अपने नोट्स बनाए, ये चीज सोने से पहले, मतलब मुझे अगर 11 बजे सोना है तो मैं 10 बजे अपने आप को हर चीज से फ्री करके जो 1 घंटा है सिर्फ इस चीज में लगाऊंगी कि मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा है। अगर मैं वो चीज देखूंगी तो वो मेरा सेकंड रिवीजन हो गया। जब मैं वीकेंड पे, मीन मैंने जो आपको बताया अभी संडे के दिन अगर वो मैं पढ़ूंगी तो मेरा थर्ड रिवीजन हो गया। इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही कंक्रीट तरीके से आप पॉलिटी को पढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ उसके और ज्यादा एस्पेक्ट को आप खोल पाएंगे। एंड पॉलिटी आपने एक बार पॉलिटी पे कमांड कर लिया तो आपका प्री के साथ साथ मेंस भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आपका ऐसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड जो दूसरे एस्पेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो यूजफुल होते हैं गवर्नेंस में, वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो एक तरह से सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो एक सब्जेक्ट है ये बहुत हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन में, बिकॉज ये ऑलमोस्ट आपका 20% मार्क्स कवर करती है अगर आप उसे अच्छे से पढ़े जाए। बाकी जो इसमें और एस्पेक्ट है पर्वा की सोशियोलॉजी के, वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम आगे जब पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये तो आज मेरा था। थैंक यू। उससे जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगी, जो हमारे एमपीपीएससी और व्यापक की जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही किफायती और रीजनेबल रेट्स पे है। आप अगर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो 6,300 रुपये का पड़ता है। वहीं आप अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 7,560 रुपये का पड़ता है। वो भी कैसे, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं वैशाली VAISHALI, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलता है, तब जाके वो आपको 6,300 का पड़ेगा, जिसका मेन रेट तो 7,000 है। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन 3 महीने या 6 महीने में नहीं होती है। एटलीस्ट उसे हमें 1 साल तो देना ही पड़ता है। और अगर आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कि 2 साल तो लग ही जाता है, 1 साल प्रोसेस में और 1 साल प्रिपरेशन में। चलिए, थैंक यू गाइस। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे, और आप सब्सक्राइब करिए हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम का प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, हिट करिए बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।